हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का समर्पण के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों ये डिटरमिनेंट का ये तीसरा लेक्चर है। हम डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीख चुके थे पिछले लेक्चर में। अब हम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने दो बेसिक क्वेश्चन दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी पे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है डिटरमिनेंट का, वो कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो या कॉलम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है इस नोट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये कह रहा है पहला प्रॉपर्टी कि सबसे पहले तो ये जानिए कि डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कैसे करते थे। किसी भी रो या कॉलम को उठा लेते थे और उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, डिटरमिनेंट का वैल्यू। लेकिन अगर हम किसी रो को उठा लें, ठीक है बच्चों, क्या करें, हम किसी रो को उठा लें, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने फर्स्ट रो को ही उठा लिया, ठीक है, तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को, ठीक है, मैंने फर्स्ट रो ले लीजिए, ठीक है, और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट मैंने ले लिया a1, ठीक है। अब इस a1 आप सेकंड या थर्ड में से कोई रो ले लीजिए, सेकंड या थर्ड में से कोई रो ले लीजिए, मान लीजिए मैं थर्ड रो ही ले लेता हूं, ठीक है। तो आप थर्ड रो के पहले एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट वॉल्यूम, ये प्लस से शुरू होगा तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये और ये खत्म, b1 c2 a1 into b1 c2 minus b2 c1। ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखिए सेकंड एलिमेंट उठाइए इसी रो का, तो क्या है, b1 है, b1 into, अच्छा अब इस रो का सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर ले लीजिए। तो सबसे पहली बात, ये प्लस, इसमें अगर प्लस आया था तो इसके कोफैक्टर में माइनस आएगा, तो माइनस टाइम्स b1 into माइनस टाइम्स b3 का कोफैक्टर लीजिए। b3 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको हटाइए इसको हटाइए, तो a1 c2 minus a2 c1, a1 c2 minus a2 c1, साइन ले लीजिए पहले, फिर माइनर निकाल लीजिए, ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस c1 into अब इस c3 का कोफैक्टर ले लीजिए, ठीक है। तो c3 का कोफैक्टर इसको और इसको हटाइए, तो c3 का कोफैक्टर पहला नंबर प्लस के साथ शुरू होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस। अब देखिए माइनर क्या हो जाएगा, तो इसको हटाइए, a1 b2 minus a2 b1, a1 b2 minus a2 b1। बच्चों ये चीज दिख रहा है ना, मैं चेक करता हूं। बच्चों ये थोड़ा सा इस मार्कर से कम दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, और थोड़ा सा अगर समझ रहे होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब लेकिन मैं इससे नहीं देखूंगा, इसको मना करा दूंगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है, ये अगर आप निकाल कर देखिए तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, a1 b1 c2, ठीक है, माइनस a1 b1 c2 कैंसिल आउट। अब देखिए a1 माइनस a1 b2 c1, और देखिए माइनस क्या आया यहाँ पे, a1 b2 c1। तो जब ध्यान से देखिए कहां पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे c1 a1 b2, तो प्लस a1 b2 c1 माइनस a1 b2 c1, ये भी कैंसिल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b1 into माइनस ऑफ a2 c1, यानी कि माइनस माइनस प्लस a2 c1 into b1, और यहाँ से माइनस a2 b1 c1, तो ये और ये भी कैंसिल, क्या आ गया इसका वैल्यू 0। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है।
जैसे A1 को A3 के कोफैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं A2 के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता। सिमिलरली B1 को मैंने B3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और या फिर मैं B2 के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता, प्लस C1 को मैंने C3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो इन सब का सम क्या आ गया? 0। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विथ द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कि मतलब किसी भी रो के एलिमेंट का किसी अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है, और उन प्रोडक्ट का सम कर दीजिए, तीनों का सम कर दीजिए, तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। सिमिलर सेम चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है कि कॉलम के भी किसी भी कॉलम को उठा लीजिए, ठीक है, और उसके एलिमेंट को किसी अदर कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, और उन सब का सम ले लीजिए तो वो 0 के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए डिटरमिनेंट में जो जो प्रॉपर्टी रो के लिए वैलिड है वो सब कॉलम के लिए वैलिड है। अगर मेरे से कहीं कॉलम छूट भी जाए, रो के साथ कॉलम लिखना छूट भी जाए, तो आप लोग समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, पहले प्रॉपर्टी को लिखिए और उसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि समझ में आता है, बाद में भी आपको कॉपी देखने पे समझ में आए, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हो गया, तो मैं इसे लिखना चाह रहा हूं। तो अब देखिए बच्चों कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए और रो को कॉलम बना दीजिए, ठीक है, मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तो आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, ठीक है बच्चों। इधर तक दिख रहा है, साइड तक? फिर लगता है चेक करता हूं। हाँ अच्छी तरह दिख रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो ये वाला डिटरमिनेंट बन गया। तो प्रॉपर्टी सेकंड वाला कह रहा है कि इन दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होगा, ठीक है। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देने पे डिटरमिनेंट वैल्यू बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए और इसका भी वैल्यू निकालिए, ठीक है, दोनों सेम ही आएगा। एक बार क्या मैं निकाल सकता हूं? चलिए मैं निकालता हूं। चलिए इस बार मैं रो 1 के साथ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो रो 1 के साथ मैंने स्टार्ट किया है, तो कितना हो जाएगा? A1, सबसे पहले मैंने A1 लिख दिया, इसके साथ फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1 2 -1 की पावर 2 -1 की पावर इवन तो प्लस साइन, तो A1 इंटू और ये जाएगा B2 C3 - B3 C2 B2 C3 - B3 C2, ठीक है। अच्छा A1 इधर प्लस तो फिर माइनस B1 इंटू इसको हटाइए और इसको हटाइए, बचेगा क्या? A2 C3 - C2 A3, हो जाएगा A2 C3 - C2 A3, ठीक है, प्लस अब C1 उठाइए, तो C1 के साथ ये कॉलम जाएगा और ये हो जाएगा, बचा क्या? A2 B3 - A3 B2 A2 B3 - A3 B2, ठीक है। ये आ गया इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका ये आ चुका है। अब मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं कॉलम 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है।
तो कॉलम 1 से मैं स्टार्ट, देखिए किसी भी रो किसी भी कॉलम से स्टार्ट कीजिए, डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। तो बोल चुका हूं मैं, या फिर ये नोट डाल के लिखवाना पड़ेगा, अगर लिखवाने की जरूरत है तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि सर ये नोट भी, ये पॉइंट्स भी लिखवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ स्टार्ट किया, तो फर्स्ट कॉलम इसके साथ प्लस साइन आएगा, तो मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आएगा a1 into a1 into ये गया, तो b2c3 minus b3c2 कितना आ जाएगा, b2c3 minus b3c2 आ गया। अब देखिए b1 उठा लिया, तो b1 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि अल्टरनेट आता है प्लस माइनस प्लस, तो b1 into, अच्छा b1 जाएगा तो ये हटेगा, ये हटेगा, ठीक है। तो आएगा क्या, a2c3 minus a3c2, तो माइनस b1 into a2c3 माइनस a3c2 प्लस c1 के साथ क्या आएगा, ये जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, a2b3 माइनस a3b2, तो c1 into a2b3 माइनस a3b2 हो जाएगा बच्चों। तो जरा ध्यान से अब देखिए कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम ही आ रहा है ना। तो देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू और इस डिटरमिनेंट का, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो इसका मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इस प्रॉपर्टी को पहले लिखिए सेकंड वाले को, और इसको साथ ही नोट करिए, ये इसका प्रूफ है, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम, अच्छा बच्चों पिछला वाला प्रॉपर्टी है, चलिए होगा। अब देखिए तीसरा जो है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। जैसे देखिए बच्चों समझिएगा, जैसे कोई डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसके किसी भी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ये थर्ड वाला जो है ना, इसको सेकंड वाला लिख दीजिए और सेकंड को थर्ड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये है डिटरमिनेंट d1, मैं इसको मान लेता हूं, ठीक है। और मैं इस रो को नीचे लिख देता हूं और इस रो को बीच में, ठीक है। और उसको मैं बोल देता हूं d2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, सॉरी इसको मैं बीच में लिख रहा हूं, इसको बीच में और इसको नीचे, तो हो जाएगा आपका a3 b3 c3 एंड सबसे नीचे हो जाएगा a2 b2 c। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, एक रो को मतलब दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। दो रो को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो d2 का जो वैल्यू आएगा ना, d2 का जो वैल्यू आएगा ना, वो d1 का नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, d1 का नेगेटिव टाइम्स d2 का वैल्यू, d2 इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इस डिटरमिनेंट के वैल्यू के नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, d2 कितना आ जाएगा, d1 के नेगेटिव टाइम्स, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो देखिए इधर से मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले इस डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो मैं फर्स्ट रो के साथ इसको ओपन करता हूं। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट a1,
ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि रो प्लस वॉल्यूम का वैल्यू ई है, ठीक है। तो A1 into A1 आएगा तो ये और ये खत्म होगा, तो B2C3 माइनस B3C2, तो A1 into B2C3 माइनस B3C2, ठीक है। अब A1 के साथ प्लस तो B1 के साथ माइनस, मैं इसके साथ ओपन कर रहा हूं लेकिन फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। तो माइनस B1 into B1 आएगा तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो A2C3 माइनस A3C2, तो B1 into A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 into C1 के लिए ये और ये खत्म होगा, तो A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2, ठीक है। ये आ गया, इस डिटरमिनेंट का ये वैल्यू आ गया ना, D1 का वैल्यू ये आ चुका है। ये किसका वैल्यू है? D1। अब मैं D2 का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। इसको भी मैं फर्स्ट रो के साथ ही ओपन करता हूं, ठीक है। इसको भी मैं फर्स्ट रो के साथ ही ओपन करता हूं, तो फर्स्ट रो के साथ ओपन करूंगा तो A1 के साथ क्या आएगा? देखिए ये और ये खत्म, B3C2 माइनस B2C3, B3C2 माइनस B2C3 आएगा या नहीं आएगा? अब देखिए B1 के साथ जब ओपन होगा, अब जब B1 आएगा तो माइनस, पहले B1 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस तो माइनस, तो B1 के साथ ये हटेगा और ये हटेगा, तो A3C2 माइनस A2C3 माइनस B1 into A3C2 माइनस A2C3, ठीक है, प्लस B3 into सॉरी C1 into A1 B1 C1, इसके साथ मैंने ओपन किया है, तो प्लस C1 into ये हटेगा ये हटेगा, तो A3B2 माइनस A2B3, A3B2 माइनस A2B3 हो जाएगा बच्चों। अरे होगा या नहीं होगा? तो ये किसका वैल्यू आ गया? ध्यान से देखिए, ये किसका वैल्यू है? ये आपका आ गया D2 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, D2 के वैल्यू में से हम माइनस कॉमन करें हर एक में से, तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ A1 into B3C2 माइनस B2C3 माइनस B1 into A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 into A2B3 माइनस A3B2 आएगा बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, अब देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है माइनस के अंदर जो लिखा हुआ है टर्म, ये जो माइनस के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, ये टर्म और आपका ये वाला जो टर्म है, ये दोनों का तो इक्वल नहीं है क्या? A1 into B2C3 माइनस B3C2, A1 into B3C2 माइनस B2C3। एक मिनट, यहां से बच्चों मैंने माइनस कॉमन कर दिया था ना, तो ये तो इंटरचेंज हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस कॉमन करके मैंने बाहर निकाल दिया था ना, तो ये तो बदलेगा, कितना हो जाएगा? B2C3 माइनस B3C2। हाँ, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। अब देखिए माइनस B1 into A2C3 माइनस A3C2, देखिए माइनस B1 into A2C3 माइनस A3C2, ये भी सेम है। अब देखिए C1 into A2B3 माइनस A3B2, C1 into A2B3 माइनस A3B2, तो ये जो अंदर वाला ये टर्म लिखा हुआ है ये D1 के इक्वल ही है। यहां से देखिए आ गया D2 is equals to माइनस D1, क्या आ गया? D2 is equals to माइनस D1। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बोला था वो आ चुका है कि आप किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा किसी भी, जैसे देखिए मैंने क्या किया, सेकंड को थर्ड में और थर्ड को सेकंड में लाया, ठीक है, तो माइनस साइन आ गया, ठीक है, तो D2 D1 के नेगेटिव टाइम्स आ गया। लेकिन अगर आप फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को भी फर्स्ट में लाइएगा फिर भी वही बात होगी। अगर आप मान लीजिए इस A1 B1 C1 को बीच में ला दिए और A2 B2 C2 को ऊपर ले गए, फिर भी D2 जो है D1 के नेगेटिव टाइम्स क्या है, सॉरी, जैसे देखिए मैं एक और आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे देखिए मैं लिख देता हूं D3 इक्वल्स टू
A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। देखिए आप क्या किया मैंने, फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो यहां पर भी आपका D2 का जो D3 का जो वैल्यू आएगा ना वो D1 के नेगेटिव टाइम्स ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करें, ठीक है। पहले वाले आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चेंज करें, ठीक है। चेंज करने पर जो नया वाला डिटरमिनेंट आएगा वो प्रीवियस डिटरमिनेंट के नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने दोनों के लिए बताया, अगर आप कॉलम में आप इस कॉलम को इधर भेज दें और इस कॉलम को इधर भेज दें, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दें, इसको इधर, फिर भी अगला वाला जो डिटरमिनेंट आएगा उसका वैल्यू D1 के नेगेटिव टाइम्स ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम अगले प्रॉपर्टी का मूव करते हैं। बच्चों अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम, ठीक है, जीरो हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये इसका वैल्यू कैसे जीरो होगा। तो जो रो या कॉलम, जिस रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो दिए हुए हैं, उसी रो या कॉलम का थ्रू इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दीजिए। तो 0 × 0 का कोफैक्टर प्लस 0 × 0 का कोफैक्टर प्लस 0 × 0 का कोफैक्टर, रिजल्टेंट कितना, 0, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से समझ में। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी, किस पर, इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिखिए तो मैं मिटा रहा हूं। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए। बच्चों लाइट चली गई है, तो मैं लाइट आने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन द डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। देखिए इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, समझिएगा। जैसे कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में किसी एक नंबर से इसके रो या कॉलम को के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया, किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया, KA1 KA2 KA3, ठीक है। और बाकी दोनों रो सेम रहा, KA1 KB1 एंड KC1, ठीक है। और बाकी दोनों रो सेम रहा, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए यहां कि किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया गया, एक सेम नंबर से किसी रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इस डिटरमिनेंट के पहले रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा k * A1 B1
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ये मैं चेक कर देता हूँ, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए कि कह रहा है ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कि किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर डिटरमिनेंट के बाहर कॉमन होके आ सकता है, यानी कि K(A1) K(B1) K(C1) A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लो कि ये जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू अगर हम D मान लें, ठीक है, D1 मान लें और इसका वैल्यू अगर हम D2 मान लें, ठीक है, तो D2 जो हो जाएगा आपका K × D1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो D2 जो हो जाएगा आपका D2 किसके इक्वल हो जाएगा? K टाइम्स D1 के, K टाइम्स D1 के। अब देखिए कैसे, अब D2 कैसे K टाइम्स D1 के। सबसे पहली बात ये समझिए कि जब मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता था किसी स्केलर क्वांटिटी से, तो वो हर एक एलिमेंट से, तो वो मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता था। मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, इसका एलिमेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाता था कि A1 K B1 K C1 K A2 K B2 K C2 K A3 K B3 एंड K C3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मैट्रिक्स को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन आप अगर डिटरमिनेंट को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटरमिनेंट के अंदर के हर एक एलिमेंट, यानी कि जैसे आपने D1 को D1 में K मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, D1 में आपने K मल्टीप्लाई किया तो ये K जो है, ये K जो है हर एक इस डिटरमिनेंट के अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के, जैसे इसी के भी सारे से हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि अगर कोई डिटरमिनेंट है D1, ठीक है, D1 जिसका वैल्यू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सॉरी एलिमेंट है, किसी डिटरमिनेंट का एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट है D2, ठीक है, जो इसी डिटरमिनेंट से मिलता जुलता है, सिर्फ पहले रो में, सिर्फ इसी डिटरमिनेंट के पहले रो में किसी नंबर K से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि D2 K टाइम्स D1। हमें प्रूफ क्या करना है, D2 K टाइम्स D1। बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में, सबसे पहले बात तो प्रॉपर्टी याद रखिए, ठीक है, कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन द डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, D2 K D1 हमें प्रूफ करना है। तो जरा ध्यान से देखिए कि D1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, D1 देखिए मैं इस फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन करता हूं, ठीक है। तो D1 का वैल्यू हो जाएगा A1, सबसे पहली बात A1 into B2 C3। आप लोगों को डिटरमिनेंट ओपन करना आ चुका होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस B1 into A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 into A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है बच्चों, या चुका। अब देखिए, अब मैं इस डिटरमिनेंट में D2 का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, मैं D2 को भी फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन करता हूं, तो क्या हो जाएगा KA1 into B2 C3 into B2
C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस K टाइम्स B1 इंटू K टाइम्स B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2, A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, प्लस K C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2, A2 B3 माइनस A3 B2, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब देखिए यहाँ इस टर्म में भी आपका k मल्टीप्लाइड है, इस टर्म में भी k मल्टीप्लाइड है, इस टर्म में भी k मल्टीप्लाइड है, तीनों से आप k कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा k इनटू A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2, यहाँ पे B3 C2 होना चाहिए था, माइनस B1 टाइम्स A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B, ठीक है बच्चों, याद चुका? जब ध्यान से देखिए तो ये वाला जो आपका टर्म लिखा हुआ है, ये वाला जो आपका टर्म लिखा हुआ है, ये जरा ध्यान से देखिए तो ये D1 ही लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ गया D2 K टाइम्स D1 आ चुका बच्चों, यहाँ पे D2 का वैल्यू क्या आ गया K टाइम्स D1, D2 का वैल्यू क्या है K टाइम्स D1, तो हमारा प्रूफ हो चुका है ये वाला चीज। तो बस प्रूफ आपको याद रहेगा, ध्यान आपको मेनली प्रॉपर्टी रखना है कि आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटरमिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल के। जैसे किसी रो या कॉलम में को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई आपने किया है तो वो k उस k को यानी कि उस सेम नंबर को आप बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ k टाइम्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 लिख सकता हूँ बच्चों। तो यानी कि किसी भी रो या कॉलम में सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। D2 का वैल्यू क्या है k टाइम्स D1 और D1 की जगह मैंने ये लिख दिया। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, इस पहले पांचवें प्रॉपर्टी को नोट करो, फिर इसके इस प्रूफ को नोट करो, ठीक है, फिर मैं छठे पे आता हूं। आप लोग स्क्रीन को वॉच कीजिएगा एंड आई होप कि आप लोग ये प्रॉपर्टी समझ चुके होंगे, ठीक है। बच्चों देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल टू डिटरमिनेंट ऑफ एनी रो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कहने का मतलब है कि समझिएगा बच्चों कि जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, जो कि जिसका कि दो रो या कॉलम सेम है, ठीक है, जिसका दो रो या कॉलम सेम है, माने कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सॉरी मैंने क्या बोला कि दो रो या कॉलम में से कोई दो सेम है, ठीक है, A1 B1 C1। क्या बोला मैंने बच्चों कि मान लीजिए अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम है, ठीक है, जैसे इसमें मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेम रखा है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो, ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है जीरो। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है जीरो, ठीक है। अब देखिए मैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे जीरो प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो देखिएगा देखिए मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन करता हूं, ठीक है।
देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, a1, तो यहाँ हो जाएगा a1 टाइम्स a1 है, तो ये और ये खत्म, b1c3 माइनस b3c1, b1c3 माइनस b3c1, ठीक है, माइनस a1 इंटू फिर a1 ही आएगा, ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, b1c3 माइनस b3c1, b1c3 माइनस b3c1, ठीक है बच्चों, प्लस a3 टाइम्स यहाँ क्या होगा a3 देखिए a3 आया तो ये खत्म, बचा b1c1 माइनस b1c1 माइनस b1c1, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इसका निगेटिव टाइम लिखा हुआ है। देखिए ये और ये टर्म सेम है, तो और दोनों का डिफरेंस तो जीरो ही हो जाएगा, और यहां से देखिए b1c1 माइनस b1c1 तो जीरो, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मैंने जो बोला था वो चीज प्रूफ हो गया कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम होता है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब समझिए एक और चीज कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम नहीं होंगे, ये किसी एक रो या कॉलम का एलिमेंट दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट के प्रोपोर्शनल हो, जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है a1 b1 c1 a1 b1 c1 a3 b3 c3, तो अभी तो ये सेम है लेकिन मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए a1 b1 c1 ये फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रो सेकंड रो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस a1 है तो यहाँ पे k a1 है, यहाँ पे b1 है तो यहाँ पे k b1 है, c1 है तो k c1 है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इस रो के एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो इस रो के भी एलिमेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो ये जो रो है आपका इस रो के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कॉलम सेम नहीं हो, अगर प्रोपोर्शनल भी हो जाए तो भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। कैसे, मैंने क्या बोला बच्चों कि दो रो या कॉलम आपस में अगर प्रोपोर्शनल भी हो जाए फिर भी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा जीरो। अब कैसे उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा बच्चों, तो अभी भी मैंने बताया है कि किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया गया होगा तो वो नंबर डिटरमिनेंट के बाहर निकाला जा सकता है। तो मैं इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो आपका डिटरमिनेंट है इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए बच्चों कि k टाइम्स a1 b1 c1 a2 b2 c2, सॉरी ये वाला भी तो a1 b1 c1 ही होगा, a1 b1 c1 एंड a3 b3 c3 हो चुका। अब देखिए बच्चों इसका वैल्यू जब k मल्टीप्लाई नहीं था, ठीक है, तब इसका वैल्यू कितना था, पहले से जीरो था, इसका वैल्यू तो पहले से ही हम जीरो देख चुके हैं, तो अब जीरो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू भी तो जीरो ही आएगा। तो देखिए छठा जो प्रॉपर्टी था वो यही चीज कह रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, किसी रो या कॉलम को प्रोपोर्शनल हो या फिर आइडेंटिकल हो टू द डिटरमिनेंट ऑफ एनी रो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई रो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल है या फिर आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए।
तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, प्रूव दैट the value of a b c, determinant value of a b c, x y z, p q r is equals to determinant value of y b q, x a p and z c r, बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बता दूं, मैंने बताया था, उसको मैं याद दिला देता हूँ। a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3, ठीक है। अगर कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, अब हम इसके किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इसके किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैं फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, ठीक है। क्या बन जाएगा, a2 b2 c2, a1 b1 c1 and a3 b3 c। मैंने क्या बोला था कि आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को चेंज कर दे, तो रो या कॉलम को चेंज करने से नया जो डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू पहले वाले डिटरमिनेंट के नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। याद नहीं होगा तो अब आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही मैंने एक और प्रॉपर्टी बताया था कि डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तब भी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। आप डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, रो और कॉलम को, मैंने क्या बोला था कि आप डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले हमें जरा ध्यान से देखिए कि अभी ए बी सी है, ठीक है। ये जो रो लिखा हुआ है ना, ये कॉलम वाइज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ए बी सी कुछ बी ए सी में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तभी ना बी ए सी आया, जैसे कॉलम में तो कन्वर्ट हुआ है, फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। कॉलम सबसे पहले रो कॉलम में चेंज होने के बाद इधर उधर ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात कि रो कॉलम में चेंज हुआ, तो हम इस डिटरमिनेंट को जरा ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को देखते हुए मैंने इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए कि ये ए बी सी पहले वाले कॉलम में, लेकिन यहाँ बी ए सी सेकंड में, ठीक है। तो इसको आप सेकंड में ले जाइए, इसको फर्स्ट में लाइए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एक्स वाई जेड ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये तो सेम ही रहेगा, पी क्यू आर आ चुका बच्चों हमारे यहाँ। अब आप क्या करिए कि जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो डिटरमिनेंट है क्या लिखा हुआ है, वाई बी क्यू एक्स ए पी,
और ZCR, तो देखिए थर्ड वाला तो मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करना होगा, तो इसका फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कीजिएगा तो एक और माइनस साइन बाहर आएगा, तो हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस टाइम्स YBQ, डिटरमिनेंट ऑफ YBQ XAP एंड ZCR। जरा ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस खत्म हो गया, क्या बन गया प्लस, ये माइनस और माइनस खत्म हो गया बन गया प्लस, तो ये क्या आ गया डिटरमिनेंट एक आ गया जिसका एलिमेंट क्या है YBQ XAP ZCR, ये और ये देखिए जरा ध्यान से इक्वल आ गया, तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये डिटरमिनेंट जो है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एक दो प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, इस क्वेश्चन में मैंने दो प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, एक प्रॉपर्टी तो रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज, दूसरा रो या कॉलम का हेराफेरी, ठीक है, रो और कॉलम का हेराफेरी, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा, तो अच्छे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर दीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड the value of determinant, find the value of determinant a square AB AC AB B square BC AC BC C स्क्वायर, ठीक है। ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है बच्चों, ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट एक इस तरीके के होंगे कि जो कि डायरेक्टली पेन रख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे और पेन रख देंगे। दूसरे टाइप के स्टूडेंट होंगे जो डिटरमिनेंट को देखेंगे और बिना कुछ सोचे समझे इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो स्टूडेंट होगा जिसको मैं इंटेलिजेंट कैटेगरी में रखता हूँ, वो क्या करेगा, इसमें दिमाग लगाएगा, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाया गया उसमें से क्या क्या यहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर आपने डायरेक्ट इससे मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा सॉल्व, लेकिन आपका बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन 5-10 मिनट से कम नहीं लेगा, 5-7 मिनट तो लेंगे, और अगर दिमाग आप लगाते हो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं इस डिटरमिनेंट को एक बार फिर से लिख रहा हूं, क्या है a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a into a into b a into c a into b b into b b into c a into c b into c c into c। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ जो आपका पहला जो रो है, ठीक है, पहला जो रो है, जरा ध्यान से देखिए, पहले रो के हर एक एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई किया गया है। मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको आप बाहर निकाल के रख सकते हो, ठीक है, आप उसको बाहर निकाल के रख सकते हो, तो a टाइम्स। अब देखिए बच्चों
सेकेंड जो रो है उसमें हर एक एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें भी हम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको निकाल कर हम बाहर लिख सकते हैं, तो a into b। थर्ड में देखिए c से मल्टीप्लाई किया गया, तो c को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अब अंदर क्या बच गया a b c एंड a b c। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, एक और प्रॉपर्टी लास्ट पर अगर ध्यान में याद होगा आप लोगों को, 6th नंबर, ये मैंने 5th प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं यहां तक पहुंचा। अब 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो 6th प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ दो नहीं, यहाँ तो तीनों का तीनों ही सेम है, ठीक है, दो पर ही 0 हो जाता है, तो तीसरे से तो मतलब ही नहीं है। अगर सिर्फ दो भी सेम होता तो मैं 0 बोल देता, लेकिन यहाँ पे तीनों सेम है, तो इसका मतलब तो डेफिनेटली 0 होगा ही होगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और 0 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 हो गया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। तो बच्चों मैंने पहला एग्जांपल नहीं कराया, ठीक है, आपके डिटरमिनेंट में, आपके सीट में, मॉड्यूल में जो कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन है उसमें मैंने पहले इलस्ट्रेशन को छोड़ दिया है, ठीक है। पहले इलस्ट्रेशन को मैं करवाऊंगा लेकिन बाद में करवाऊंगा, बाकी जो इलस्ट्रेशंस है उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो होमवर्क आपके पास क्या है, तो होमवर्क है बच्चों, जैसे दो इलस्ट्रेशन को मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दे दिए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपसे बन गया होगा, क्योंकि बहुत इजी थे। आज का आपका होमवर्क है डिटरमिनेंट में do yourself 1 and 2, do yourself 1 और do yourself 2, दोनों ही आप लोगों को बना लेना है बच्चों, ठीक है। और मैट्रिक्स का भी मैंने अभी तक डाउट डिस्कस नहीं किया है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि मैं सोच रहा हूँ 5-10 क्वेश्चन पूरे या फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं जल्द ही सारे डाउट्स को डिस्कस करूंगा। आप लोग डाउट्स को भेजने में हिचकिए मत, ऐसा नहीं है कि मैं डाउट्स को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सभी के डाउट्स को देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ कि एक वीडियो में मैं सभी के डाउट्स को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अलग अलग बना के भेजना सही लगता भी नहीं है और परेशानी भी ज्यादा होती है, तो मैं वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोग डाउट्स अपना भेज के जाना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।